हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, आर्थिक विस्तार कैसे रहा। यहाँ पर रोमन एम्पायर एक बहुत ही वास्ट एम्पायर था। हमने बताया कि ये एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स से जो है जुड़ा हुआ था। वेस्ट एशिया, साउथ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका। तो इस एम्पायर में आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमिकली ये एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रहा, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे रही, यहाँ पर इंडस्ट्री प्रोडक्शन कैसे था, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम कैसे थे। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेडिटेरियन सी के चारों तरफ रोमन एम्पायर के टाइम में बहुत सारे सिटीज़ अमर्ज हुए, जिसे हम पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ से प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा है। इसके साथ साथ हम यहाँ पढ़ेंगे कि यहाँ पर ऑलिव ऑयल और वाइन की जो फैक्ट्रीज थी, जो प्रोडक्शन था, वो कैसे स्प्रेड हुआ। यहाँ पर व्हीट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स थी, जहाँ की जो एग्रीकल्चर जिसकी सबसे ज़्यादा होती थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना एक्सपोर्ट होने वाली जो चीज़ें हैं रोमन एम्पायर में ही, वो जो है ना ऑलिव ऑयल और व्हीट और इसके साथ साथ वाइन थी। और ये सभी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से नॉर्थ अफ्रीका, साउथ यूरोप और ईस्ट एशिया में आसानी से पहुंच जाती थी। क्योंकि यहाँ इसके बीच में जो है ना मेडिटेरियन सी है, तीनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जो आसानी से ट्रांसपोर्ट आसानी से जो है ना किसी भी प्रोडक्शन का आसानी से हो जाता था। लिक्विड चीज़ें जो है ना किस चीज़ में ले जाई जाती थी, कंटेनर में। कंटेनर क्या है, एक ऐसा एम्फोरा है, एक ऐसा बड़ा मटका जार है जहाँ लिक्विड चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ऐसे बहुत सारे एम्फोराज के जो रिमेन्स हैं वो आज हमें रोम में मिले हैं। इसके 5 करोड़ फ्रेगमेंट्स, टुकड़े मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर लिक्विड चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसानी से इन कंटेनर, इन एम्फोराज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह होता था। बाद में इन एम्फोराज को जो है ना ड्रेसल 20 कहा जाने लगा। ड्रेसल 20 क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि यहाँ पर एक हेनरिक ड्रेसल, एक आर्कोलॉजिस्ट है, जिसने इनके ऊपर जो है ना रिसर्च की है, और उन्होंने बताया है कि ड्रेसल 20 के अंदर लिक्विड चीज़ों का जो है ना किस तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ना वो होता था। यहाँ पर सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इटली जो आज का इटली कंट्री है, यहाँ का जो रोम, यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ से वाइन जो है ना, वाइन और ऑलिव ऑयल सबसे पहले इटली का पूरे रोमन एम्पायर में जो ना ये जाता था। यानी मार्केट को इसने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। कहाँ का प्रोडक्शन था ये? इटली का। कौन सी चीज़ें यहाँ से एक्सपेंशन होती थी? ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और वाइन। कुछ टाइम के बाद ये सब जो है ना फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी तक चला। यानी मार्केट के ऊपर पकड़ जो है ना किसकी रही? इटली की। इटली से सब एक्सपोर्ट होता था। बाद में यहाँ पर इटली को रिप्लेस कर दिया किसने? स्पेन ने। अब स्पेन का पूरा मार्केट के ऊपर कंट्रोल हो गया। अब स्पेन का क्यों होगा? हो सकता है कि स्पेन में जो चीज़ ऑलिव ऑयल और वाइन का जो प्रोडक्शन होता है वो क्वालिटी और क्वांटिटी के लेवल पर बहुत अच्छा हो, और मार्केट में उसकी वैल्यू इटली के जो प्रोडक्शन है उससे कम हो। इटली को फिर रिप्लेस कर दिया कुछ टाइम के बाद 3rd सेंचुरी में किसने? नॉर्थ अफ्रीका ने। अब पूरा रोमन एम्पायर पर ऑलिव ऑयल और वाइन का कंट्रोल किसका हो गया? नॉर्थ अफ्रीका। 5th सेंचुरी के आसपास नॉर्थ अफ्रीका को भी रिप्लेस कर दिया किसने? वेस्टर्न
एशियन कंट्रीज ने, जिसको हम बोलते हैं आज का फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, अब यहाँ से जो है ना ऑलिव ऑयल और हम ये कह सकते हैं कि वाइन जो है ना पूरे रोमन एम्पायर में वेस्टर्न एशियन कंट्रीज की जो है ना स्प्रेड होने लग गई। तो टाइम टू टाइम ये चेंज, ये बदलाव क्यों होता रहा है, इसके पीछे 3 चीज़ें हम कह सकते हैं। एक, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि क्वालिटी, दूसरा क्या है क्वांटिटी, और तीसरा क्या है ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स। जो है ना जिस एरिया में डेवलप होते गए वो ही एरिया जो है ना मार्केट के ऊपर कंट्रोल करता चला गया। तो अब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, अब हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का एरिया बहुत बड़ा नहीं था। स्पेन के अंदर कुछ एरिया है, इटली के अंदर कुछ एरिया है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर कुछ एरिया है, इजिप्ट का नाइल रिवर के आसपास का एरिया है, तो यूफ्रेट रिवर के आसपास का एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंस थी। पॉपुलेशन हमेशा डेंस वहाँ होती थी जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता था, यानी एग्रीकल्चर के एबल वहाँ की लैंड थी। तो पूरा बहुत कम एरिया ऐसा था जहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी। प्लिनी जैसे हिस्टोरियन ये बताते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती हो जो है ना उसको वो लोग जो है ना एग्रीकल्चर उस पर करते थे। एग्रीकल्चर के साथ साथ हम दूसरा क्या करेंगे, अब कुछ एरिया रोमन एम्पायर बहुत बड़ा है, कुछ ऐसे लोग भी थे जो नोमैडिक थे, ऐसे लोग जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसह्यूमेंस, जो सीजन के अकॉर्डिंग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। ऐसे पेस्टोरल लाइफ भी यहाँ पर थी जो अपनी सीजन के अकॉर्डिंग अपनी एनिमल हर्डर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। ऐसे हम सहारा डेजर्ट के अल्जीरिया और यूरोप के बहुत सारे प्रेजेंट में जो कंट्री हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। ऐसे लोग स्पेन के अंदर भी थे। ये लोग स्पेन के जो लोग थे वो केल्टिक जो लैंग्वेज बोलते थे और वो ऊंची ऊंची जो है ना पहाड़ियों पर रहते थे, हिल्स पर रहते थे, टॉप हिल पर रहते थे। उन लोगों के जो गांव होते थे, याद रखना इसको कैस्टेला कहा जाता था। ये लोग भी नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे। एविडेंस हमें ये बताते हैं कि रोमन एम्पायर के अंदर ऐसी चीज़ें भी थी जो वहाँ पर जिसको जो ना माइन वर्क बहुत आसानी से किया जाता था। मेडिटेरियन सी के लगता स्पेन जो है ना कंट्री है, यहाँ पर माइनिंग वर्क बहुत आसानी से होता था। वाटर पावर का यूज किया जाता था। गोल्ड और सिल्वर को बहुत आसानी से निकाला जाता था। 19th सेंचुरी में भी इतना प्रोडक्शन नहीं होता था वर्ल्ड के अंदर जितना प्रोडक्शन 2nd और 3rd सेंचुरी के अंदर स्पेन के अंदर गोल्ड और सिल्वर का होता था। इसके साथ साथ वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम भी था, बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम था। तो इस तरह हमने आज क्या पढ़ा है, एक्सपेंशन पढ़ा है किसका, रोमन एम्पायर का। बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि रोमन एम्पायर के जो वर्कर थे वो मोस्टली स्लेव थे। तो आज का अपना ये टॉपिक ओके, थैंक यू।